Hello students, my name is Lalit Gautam and I welcome you all on our channel World Student Scope. So this is lecture number 18th from chapter number 2 that is electrostatic potential and capacitance. तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में कैपेसिटर के बारे में पढ़ा। कैपेसिटर क्या होता है? एक डिवाइस है जिसके अंदर हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। ठीक है। अब कैपेसिटर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं जैसे कि स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिलेबस के अंदर भी है। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल सिलेबस के अंदर नहीं है, ऑल्दो हमने डिस्कस किया है। ठीक है। तो अब हमें यह पता है कि कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है, और उसकी कैपेसिटेंस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई भी टाइप का कैपेसिटर हमें मिल जाए तो उसकी कैपेसिटेंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैपेसिटेंस जो है रेजिस्टर की तरह ही अपनी फिजिकल डायमेंशंस पर डिपेंड करती है, जैसे कि एरिया ऑफ प्लेट क्या है, दोनों प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, यानी कि फिजिकल पैरामीटर्स पर ही डिपेंड करती है कि उसकी कितनी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की। ऑलराइट, अब जब हमें एक बार कैपेसिटेंस पता लग जाती है कि अच्छा इस कैपेसिटर की इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना ही चार्ज को स्टोर कर सकता है। ठीक है। एक मेरे पास दूसरा कैपेसिटर है, उसकी भी अपनी कुछ कैपेसिटी होगी, उसकी अलग कैपेसिटी होगी। ठीक है। तो मुझे दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस पता है क्या है। अब उन दोनों कैपेसिटर्स को मैं सीरीज में भी कनेक्ट कर सकता हूं और पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकता हूं। ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट करने पर ओवरऑल जो हमारी कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। सिमिलरली पैरेलल में कनेक्ट करने पर क्या होता है, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स हम डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर के अंदर, और हमने कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी डिस्कस की थी अपने लास्ट लेक्चर में, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ऑलराइट, अब आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर में हम ज्यादातर क्वेश्चंस करेंगे जहां पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने ज्यादा फोकस किया था कि कितना चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा कैपेसिटर के ऊपर। ठीक है। दो कैपेसिटर्स लगे हैं तो बैटरी है। ठीक है। तो कुछ न्यूमेरिकल्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 17 में भी किए हैं और आज भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। ऑलराइट, एक बार के लिए हम रिवाइज अगर करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखिए कैपेसिटेंस क्या होती है। अगर ये दो कैपेसिटर हैं या फिर तीन कैपेसिटर भी हैं, इनकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कुछ इस तरह से अगर मैं लिखता हूं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस सीरीज में 1/CS। ओके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो क्या हो जाती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि उनका रिवर्स या फिर रेसिप्रोकल करके हमें क्या करते जाना है, ऐड करते जाना है सभी कैपेसिटेंसेस को। वो हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के रेसिप्रोकल के ही इक्वल होगी, यानी कि सीरीज के अंदर अब हमारी कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है। अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे कैपेसिटर्स को तो हमारी कैपेसिटी घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज वन कैपेसिटर, ये हमारा दूसरा कैपेसिटर है और ये हमारा तीसरा कैपेसिटर है। ठीक है। अगेन C1, C2 और C3 इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटेंस है। ठीक है, चार्ज को स्टोर करने की। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस पैरेलल में कितनी हो जाती है, C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि पैरेलल के अंदर कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है चार्ज स्टोर करने की। तो अगर हमें कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी होगी तो हम उन्हें पैरेलल में कंबाइन करेंगे, और अगर हमें कैपेसिटेंस डिक्रीज करनी है तो हम उन्हें सीरीज में कंबाइन करेंगे। और इनका मिक्सचर भी हम कर सकते हैं, कुछ कैपेसिटर सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है। ठीक है। सीरीज के अंदर क्या सेम रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सीरीज में जो चार्ज होता है ना, हर एक कैपेसिटर के ऊपर सेम हो जाता है। ठीक है, चार्ज हर एक कैपेसिटर पर सेम रहेगा सीरीज के अंदर, लेकिन पोटेंशियल अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक फॉर्मूला है Q = CV। ठीक है, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। तो अगर आपको चार्ज पता है, आपको कैपेसिटेंस पता है C1, सो Q/C1। ठीक है, C को अगर हम नीचे ले आए तो वो क्या हो जाएगा, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर V1 होगा, यहाँ पर V2 होगा और यहाँ पर V3 पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इन कैपेसिटर्स के अक्रॉस। ठीक है। और पैरेलल के अंदर क्या सेम रहता है, पैरेलल के अंदर आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। जितनी वोल्ट की बैटरी के साथ में मैं इसे कनेक्ट करूंगा उतना सेम पोटेंशियल इस कैपेसिटर को मिलेगा, सेम पोटेंशियल यहां मिलेगा, सेम पोटेंशियल यहां मिलेगा। तो जब पोटेंशियल सेम है लेकिन कैपेसिटेंस अलग अलग है तो मुझे क्या देखना होगा, चार्ज भी यहां पर अलग अलग ही स्टोर होगा। यानी कि बैटरी से देखो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज निकलता है, लेकिन यहां पर आकर क्योंकि यहां पर अलग अलग ब्रांच हमें दिखाई दे रही है
तो हर एक कैपेसिटर के पास अलग अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उसकी कैपेसिटी के ऊपर वो डिपेंड करेगा कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटी होगी उसके पास ज़्यादा चार्ज जाएगा, जिसकी कम कैपेसिटी होगी उसके पास कम चार्ज स्टोर हो पाएगा। ऑलराइट, सो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिवीजन जो भी हमने किया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज के लिए। ओके, सो आप अगर आपको एक जो कंसेप्ट है समझ में आ गया है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चंस को अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं। ओके, सो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करनी है ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ये हमें डायग्राम में दिया गया है, बिटवीन पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है, एंड बी, और ये हमारा पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट टोटल चार्ज भी हमें पता करना होगा दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन 100 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अगर इन दो पॉइंट्स के बीच में हम 100 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, ये हमारी बैटरी हो जाएगी। अगर मैंने कनेक्ट की है 100 वोल्ट की बैटरी, तो कितना चार्ज इस बैटरी से निकलने वाला है, ठीक है, कितना चार्ज यहां से जाएगा वो हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमें यही करना होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहां पर निकालनी पड़ेगी। अब देखिए हम कैसे करेंगे, मिक्सचर है, ये दोनों कैपेसिटर्स मुझे पता लग रहा है कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, दोनों पैरेलल में ही है, क्योंकि इनकी ये वाली प्लेट भी देखिए कॉमन है और ये सेकंड प्लेट भी हम देख सकते हैं इनकी कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। सो दीज टू कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। पैरेलल के अंदर हम कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अगर ये 10 माइक्रोफेराड है, ये भी 10 के इक्वल है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 20 का मुझे यहाँ पर एक सिंगल कैपेसिटेंस बना देना चाहिए। एक अकेला कैपेसिटर 20 माइक्रोफेराड का यहाँ पर मैं बना दूंगा, ठीक है। सो ये हो गया यहाँ के लिए। अब ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये एक कैपेसिटर है, ये दूसरा है और ये तीसरा, ये तीनों कैपेसिटर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, C2, C3 एंड C4, ठीक है। तो मुझे पता लग गया C2, C3 और C4 ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में है, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करता हूं, तो वो क्या हो जाएगी 1/CS, ठीक है, डैश मैं इसको नाम दे देता हूं, सीरीज के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो हो जाएगी 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C4। 60, 60 और 60, देखो तीनों की कैपेसिटेंस 60 है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा 1/60, 1/60 और 1/60, ठीक है। 3 बार जब हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 3/60, और ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बनेगा 1/20, ठीक है। सो जब हम CS डैश दोनों तरफ अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो मुझे पता लगेगा 20 माइक्रोफेराड यहां पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बन जाएगी इन तीनों कैपेसिटर्स की। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, सीरीज में हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं। पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, तो 10 और 10 कितना बन गया 20। यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने एक पार्ट सॉल्व किया, तो वैसे आप लिख सकते हैं C5 और जो C6 है वो कैसे जुड़े हुए हैं, पैरेलल में है, ठीक है। और पैरेलल के अंदर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CP डैश, इसको मैं नाम दे देता हूं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दोनों का सम C5 प्लस C6, ठीक है। और अगर हम डायरेक्टली ऐड करते हैं तो वो 20 माइक्रोफेराड के ही इक्वल बन जाएगा। तो सही है, यहां पर अब कितना कैपेसिटर मुझे लगाना होगा, सिर्फ एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस हो 20 माइक्रोफेराड, ओके। और यहां पर भी मुझे एक ही कैपेसिटर बनाना चाहिए जिसकी कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड के इक्वल होगी, ठीक है। और यहां पर एक कैपेसिटर है 40 का, 40 माइक्रोफेराड। तो देखिए इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं जो हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये मेरा पॉइंट A हो गया, उसके आगे एक कैपेसिटर लगा है 40, ठीक है। अब इसके आगे ये तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर मुझे सिर्फ एक कैपेसिटर बनाना है 20 माइक्रोफेराड, ठीक है। और यहां से जो ब्रांच जा रही है यहां पर भी कितना हो गया कैपेसिटेंस 20 के इक्वल आ गया है ना। सो यहां पर मैं क्या करूंगा, ब्रांच बना दूंगा इस तरह से, और ये भी एक कैपेसिटर बन जाएगा और ये भी 20 माइक्रोफेराड का ही होगा, ऑलराइट। और ये पॉइंट आगे कहां जाएगा, दूसरा पॉइंट ये होगा B हमारा, ठीक है। अब ये 20 और ये 20 है, मुझे दिखाई दे रहा है साफ साफ कि ये पैरेलल में है, तो पैरेलल के अंदर कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है। तो नेक्स्ट में क्या कर सकता हूं, दिस इज माय पॉइंट A, ये तो 40 का है ही कैपेसिटर, 40 माइक्रोफेराड, ठीक है। और 20 और 20 में मिलकर कितने हो गए 40, तो यहां पर भी मैं कैपेसिटर बना दूंगा 40
माइक्रो फेराड के इक्वल एंड दिस इज पॉइंट बी। अब ये 40 और 40 ये दो कैपेसिटर्स देखते ही पता लग रहा है किसमें है, सीरीज में है। सीरीज के अंदर क्या हो जाएगी, कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है, ओवरऑल कैपेसिटेंस अगर हमें निकालना है तो 1/c, ठीक है। अब ये हमारी ओवरऑल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, इसके बाद में हमें फर्दर कुछ नहीं करना है ना। अब जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा, तो 1/40 प्लस 1/40 मुझे ऐसा करना होगा, ठीक है। 1/40 प्लस 1/40 यानी कि 2/40 और आई कैन राइट 1/20। सो कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके इक्वल आ जाएगी, सिर्फ 20 माइक्रो फेराड की इक्वल आ जाएगी। ओके 20 माइक्रो फेराड ये हमारी कैपेसिटेंस होगी बिटवीन पॉइंट्स, ठीक है। कौन से पॉइंट्स, ए एंड बी, इन दो पॉइंट्स के बीच में ओवरऑल सिर्फ इतनी कैपेसिटेंस है। जितने भी कैपेसिटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो सब कितना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ उतना ही काम कर रहे हैं जितना अगर आप इन दो पॉइंट्स के बीच में एक सिंगल कैपेसिटर लगा देते 20 माइक्रोफेराड जिसकी कैपेसिटेंस होती, ठीक है। तो ये सब मिलकर उतना ही काम कर पा रहे हैं। अब हमारे क्वेश्चन में गिवन था, एक पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम पॉइंट ए और बी के बीच में 100 वोल्ट का पोटेंशियल देते हैं, ठीक है, एक बैटरी लगा देते हैं, तो कितना चार्ज उस बैटरी से निकलने वाला है, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या करना होगा, सिंपली ये हमारा कैपेसिटर है 20 माइक्रोफेराड जिसकी कैपेसिटेंस है, ओके। और ये हमारी बैटरी है कितने वोल्ट की, 100 वोल्ट की। सो हमारा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। अब सिर्फ एक कैपेसिटर है, एक हमारी बैटरी है, तो मुझे कैपेसिटेंस C की वैल्यू पता है, वोल्टेज V पता है, तो चार्ज यहां पर निकल जाएगा। चार्ज कितना होगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू डालो 20 माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6, ठीक है। और वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट के इक्वल है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए क्या बन जाएगा, ये अगर मैं 100 ये जीरो भी यहां दे दूं तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 अब ये 1000 बन जाएगा और ये 10 की पावर -6, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 रह जाएगा, ठीक है। ये कूलम्स के इक्वल होगा, लेकिन 10 की पावर -3 कूलम का मतलब क्या होता है, मिली कूलम, ठीक है। सो आई कैन राइट कि यहाँ पर ओवरऑल ये सभी कैपेसिटर्स मिलकर कितना चार्ज बैटरी से लेंगे, 2 मिली कूलम के इक्वल, ओके। इतना ही चार्ज ये बैटरी से ले पाएंगे एंड दैट्स ऑल। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, ओके। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफेराड और चार्ज ये कितना लेंगे, 2 मिली कूलम्स के इक्वल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आज के लेक्चर का। इफ C1, देखिए C1 किसके इक्वल है, 3 पिकोफेराड। पिको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर, क्या लगता है यहां पर फैक्टर 10 की पावर -12 है ना, 10 की पावर -12। और यहां पर भी क्या है 2 पिकोफेराड, मतलब अगेन 10 की पावर -12 यहां पर लग जाएगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालनी है ऑफ द गिवन नेटवर्क बिटवीन पॉइंट्स ए, ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। अब यहां पर या तो कैपेसिटर C1 टाइप के हैं, देखो C1 यहां पर भी C1, और ये दोनों क्या है C2, ठीक है। और C1 और C2 दोनों की ही वैल्यू हमें गिवन है। तो C1 हमारा किसके इक्वल है, एक्चुअल में वो 3 पिकोफेराड, आप समझ ही जाएंगे, ये भी 3 के इक्वल है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 3। और जो C2 है वो एक्चुअल में भी 2 के ही इक्वल है, यानी कि 2 पिकोफेराड और ये भी 2 पिकोफेराड, ओके। फेराड ऐसा यूनिट है, पिको फैक्टर जो लग रहा है उसका मतलब है 10 की पावर -12। तो अब बिल्कुल देखो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें, इस नेटवर्क को, कुछ भी नहीं है। देखिए ये कैपेसिटर, यहां से हम स्टार्ट करेंगे समझना, ये एक कैपेसिटर हो गया, ठीक है। अब इसकी एक प्लेट दूसरे कैपेसिटर की है ना, प्लेट से कनेक्टेड है, तो ये हमारा सेकंड कैपेसिटर हो गया, और फिर ये थर्ड कैपेसिटर से कनेक्टेड है टिल दिस पॉइंट, ओके। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, ये एक कैपेसिटर, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है। ये तीनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, सीरीज में है। तो सीरीज के लिए हमें क्या फॉर्मूला लगाना होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का 1/CS, ठीक है। इसको मैं डैश बना देता हूं क्योंकि अभी ओवरऑल नहीं आया है, आगे भी हमें सॉल्व करना है। तो 1/CS डैश वो किसके इक्वल होगा, देखो 1/3 प्लस 1/2, इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3, जो वैल्यूज है वो डाल दी हमने यहाँ पर, ठीक है। अब बस आपको इसे सॉल्व करना होगा। 1/3 प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/2, यहाँ पर ये है।
एज इट इज एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का कितना आ जाएगा 6, सो 3 2 ज़ा एंड ये बन जाएगा 4, 2 3 ज़ा होता है तो ये आ जाएगा यहाँ पर 3, यानी कि 7/6। ठीक है, किसके इक्वल है 1/CS डैश। तो यहाँ पर इन तीनों कैपेसिटर्स की जगह पर हम सिर्फ एक कैपेसिटर बनाएंगे अभी हम डायग्राम के अंदर, और वो कैपेसिटेंस कितनी होगी, अब देखिए दोनों तरफ रेसिप्रोकल करते हैं तो 6/7 पिकोफेराड। ठीक है, ये पिकोफेराड के ही इक्वल है एंड दिस इज आवर CS डैश। अब ये जो कैपेसिटर होगा जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है वो इस कैपेसिटर के साथ में कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, इन तीनों की जगह पर आप सिर्फ एक कैपेसिटर को समझो और एक कैपेसिटर है ये, तो ये दोनों कैपेसिटर कैसे हैं आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट, पैरेलल में है। तो हम क्या करेंगे देखो, और ये कैपेसिटर है 2 पिकोफेराड के इक्वल और ये है 6/7 पिकोफेराड के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना आसान है, इसको मैं लिख देता हूँ CP डैश। ठीक है, क्योंकि अभी ओवरऑल नहीं आया है। तो ये कैपेसिटर है 2 पिकोफेराड के इक्वल और दूसरा जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है वो है 6/7 के इक्वल। ओके, तो दोनों को हमें डायरेक्टली ऐड करना होगा, पैरेलल के अंदर इजीली निकल जाता है। 7 हमारा एलसीएम बन जाएगा एंड इट विल बी 14 प्लस यहाँ पर होगा 6, यानी कि हो जाएगा 20/7 पिकोफेराड के इक्वल। ठीक है, तो अभी तक हमने कितना पार्ट देखो सॉल्व कर लिया, कितने पार्ट को हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। ये तीनों को हमने सीरीज में देखा और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली। वो जो कैपेसिटेंस है वो इसके साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हमने बना दिया और 20/7 बन गया। तो अभी मुझे इतना पार्ट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन सभी को हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या बन जाएगा। नेक्स्ट पेज पर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाता हूं। ये हमारा पॉइंट A है जहां से हमें स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद में एक कैपेसिटर आ रहा है C1 जो बना हुआ है। अब इतना पार्ट मुझे बनाने की जरूरत नहीं है ना। अब इतने पार्ट की जगह पर मैं सिर्फ एक कैपेसिटर बनाऊंगा जिसकी कैपेसिटेंस कितनी आई थी देखो सॉल्व करके 20/7 पिकोफेराड के इक्वल। सो आई विल राइट हेयर 20/7। ठीक है, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 20/7 है जो इन चारों के कॉम्बिनेशन से मिलकर आई है। ओके, और फिर हमारा यहाँ पर एक और कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू फिर से C1 के इक्वल है एंड दिस इज पॉइंट B। अब ये देखिए ये 3 कैपेसिटर्स हैं और ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है। ठीक है, पता लग रहा है देखने से, ये कैपेसिटर फिर दूसरा आ गया फिर तीसरा आ गया, तो ये तीनों सीरीज में नजर आ रहे हैं मुझे पॉइंट A और B के बीच में। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अब कैसे निकाल लेंगे 1/CS। अब मैं डैश नहीं लगा रहा हूं क्योंकि ये हमारी ओवरऑल आंसर अब यही आने वाला है जो भी होगा। सो ये C1 किसके इक्वल था देखो 3 के इक्वल, और ये भी C1 है तो ये भी 3 पिकोफेराड होगा। ठीक है, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1/3 प्लस, अब 20/7 को भी हमें रेसिप्रोकल करना होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा 7/20 प्लस 3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/3। ठीक है, सो 3 और 20 एलसीएम क्या बन जाएगा 60, एलसीएम होगा 60, तो यहाँ पर बनेगा 20 प्लस, अब 20 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 7 सा कितना होता है 21 एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी 20। सो 20 प्लस 20 प्लस 21 कितना हो जाएगा 61 के इक्वल हो जाएगा। नीचे क्या है डिनोमिनेटर में 60 है, सो 1/CS। ओके, तो दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देंगे, CS विल बी इक्वल टू 60/61 पिकोफेराड। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट देखो सेम नंबर आ गए, मतलब 1 पॉइंट समथिंग ये आएगा सॉल्व करके, 1 पॉइंट समथिंग नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.99 कुछ ऐसा होगा, क्योंकि लगभग तो ये 1 के इक्वल है, डिनोमिनेटर थोड़ा सा ज्यादा है तो ये 1 से थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये हमारी आ गई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इस क्वेश्चन में जैसा हमसे पूछा गया है पॉइंट A और B के बीच में हमें क्या निकालनी थी, सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही निकालनी है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पूछा गया, तो सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये हमें देखना आना चाहिए कि कौन से कैपेसिटर सीरीज में है और कौन से कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। जो पार्ट आप सिंप्लीफाई करते जा रहे हो उसके बाद में एक सिंप्लीफाइड डायग्राम भी हमें बना लेना चाहिए। ठीक है, इस तरह से जब हम सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं बाद में तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि अच्छा अब सिर्फ 3 ही कैपेसिटर्स बचे हैं और ये आपस में कैसे सीरीज में कनेक्टेड होंगे। ठीक है,
सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 फॉर टुडेज लेक्चर फ्रॉम द नेटवर्क शोन इन फिगर. अब ये हमें दिखाया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C. अब कोई कैपेसिटर मिसिंग है यहाँ पर, ये वाला कैपेसिटर. ठीक है, सो दिस इज कैपेसिटर C जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस C. C is the equivalent of the capacitance C is the equivalent capacitance between A and B. थोड़ा सा स्टेटमेंट में शायद प्रॉब्लम लग रही है, बट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A and B is to be 1 माइक्रोफेराड. अब ये हमारा देखो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. ठीक है, इसके बीच में जितने भी कैपेसिटर्स यहाँ पर आ गए, ये कह रहे हैं कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट ओवरऑल कैपेसिटेंस किसके इक्वल है, 1 माइक्रोफेराड होनी चाहिए. ऑल द कैपेसिटर्स आर इन माइक्रोफेराड. तो यहाँ पर ये अलग अलग कैपेसिटर्स हमें दिए हुए हैं. ठीक है, अब सबकी वैल्यू है ये, और किसमें है, माइक्रोफेराड में ही हमें गिवन है. तो ये तो हमारा हो गया कैपेसिटर C जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. इसको मैं लिख देता हूँ C1. ठीक है, इसे मैं लिख देता हूँ C2 के इक्वल. C2 की वैल्यू क्या है, 6. दिस इज C3, या फिर इसको हम लिख देते हैं C3. C2 और C3 पैरेलल में होंगे, इसको हम लिख देते हैं C4. ठीक है, दिस इज C4. अब ये है C5 के इक्वल मान लेते हैं. C5 हम इसको मान लेते हैं, एंड दिस इज C6, दिस इज C7. ठीक है, सो ओवरऑल ये कितने कैपेसिटर हैं, 7 कैपेसिटर हैं, और 8वां कैपेसिटर ये है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, अब इनकी वैल्यूज हमें गिवन है, तो स्टार्ट अब इसको कहां से करें, जो आपको सबसे सिंपल नजर आ रहा है. अब ये मुझे सबसे पहले नजर आ रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर्स पैरेलल में है ना. दिस इज 2 एंड दिस इज 2 एंड बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. पैरेलल के अंदर ओवरऑल कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है, सिंपल हमें ऐड करना होता है. सो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 के इक्वल बन जाएगा. तो कहने का मतलब ये कि मुझे ये दूसरा कैपेसिटर दिखाने की जरूरत ही नहीं है. एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस मान लो 4, इस कैपेसिटर को भूल जाओ. ठीक है, इसी डायग्राम में हम नहीं करते चेंजेस, इसको हम जैसा है ऐसे ही रखते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. C6 एंड C7, C6 एंड C7 दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो Cp' इनके ओवरऑल कैपेसिटेंस को मैं बोल रहा हूं Cp', और वो कितना हो जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4 माइक्रोफेराड के इक्वल हो जाएगा. एक पार्ट तो चलो हो गया. अब यहां पर देखो, अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं और इस पॉइंट को देखता हूं, ठीक है, तो यहां पर एक कैपेसिटर आ रहा है जिसकी वैल्यू है 4. ठीक है, और इस तरफ से अगर मैं देखता हूं तो ये 2 कैपेसिटर्स आ रहे हैं. तो ये दोनों कैपेसिटर्स आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है. राइट, C2 और C3 आपस में सीरीज में है, और इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस वाले कैपेसिटर के साथ में जिसकी वैल्यू 4 है उसके साथ में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. राइट, तो अब हम स्टार्ट करेंगे C2 एंड C3 के बारे में. C2 एंड C3 ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में है. तो यहां पर हम लिखेंगे 1/CS', फॉर्मूला सही यूज करना है सीरीज के लिए, सीरीज वाला फॉर्मूला लगाएंगे. 1/6 + 1/12. एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा. ठीक है, 6 2 12 होता है, और 12 तो 1 पर ही जाएगा. सो इट विल बी 3/12, और 3/12 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/4. ठीक है, सिंपल लिख दिया. सो CS' यहां पर कितना आ गया, 4 माइक्रोफेराड के इक्वल आ गया. C2 और C3 के कॉम्बिनेशन को मैंने कहा वो किसके इक्वल है, 4 माइक्रोफेराड के इक्वल है. और एक दूसरा कैपेसिटर है 4, उसकी वैल्यू भी 4 है. आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. ठीक है, सो यहां पर देख लीजिए, जो ये CS' है, CS' क्या आया है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आया है. तो CS' C4 के साथ में, इस कैपेसिटर का नाम है C4, तो CS' एंड C4 ये दोनों कैसे हैं. ठीक है, CS' देखो यहां बनेगा, C4 यहां पर है, दोनों पैरेलल में मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं लिख सकता हूं पैरेलल. ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूं Cp'. ठीक है, क्योंकि हम डैश तब नहीं लगाएंगे जब हमारा फाइनल आ रहा होगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. तो इसको मैंने कहा Cp', कुछ भी नाम देना है तो बस दे दिया. अब वो किसके इक्वल होगा, देखो इन दोनों को पैरेलल में डायरेक्टली ऐड कर सकता हूं, यानी कि CS' + C4.
दोनों कैपेसिटर की वैल्यूज़ को आपने डायरेक्टली ऐड करना है। इसकी वैल्यू भी 4 है, इसकी वैल्यू भी 4 है, तो 4 + 4 कितना हो जाएगा, 8 माइक्रो फैराड के इक्वल हो जाएगा। तो अभी तक देखिए हमने काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई कर लिया है। ये वाले दोनों कैपेसिटर का क्या बन गया, 2 और 2 से बन गया 4, ठीक है। इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया था तो वो आ गया 4, और ये 4 जो है वो इस 4 के साथ में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आ गया 8। यानी कि मैं इस सारे पार्ट को हटाकर क्या सिर्फ एक कैपेसिटर बनाऊंगा जिसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 8 माइक्रोफैराड, और इस पार्ट को हटाकर भी मुझे एक ही कैपेसिटर बनाना है जिसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम सिंप्लीफाई करते हैं इस डायग्राम को थोड़ा सा। दोबारा से इस डायग्राम को बना रहे हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ए हो गया, ये हमारा कैपेसिटर सी जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसकी वैल्यू है 1, ठीक है। उसके आगे अब मुझे ये नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक कैपेसिटर बनाना है जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये बन गया। उसके बाद में कहाँ जा रही है, पॉइंट बी पर कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पर डायग्राम को आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आप कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये 1 और 8 ये दोनों कैपेसिटर्स के साथ में सामने क्या है, ये वाला एक कैपेसिटर 8 और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या था, 4, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है वो भी कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी पर ही जा रहा है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहीं से हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मैंने एक पॉइंट मार्क कर दिया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट बी तक वो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ मुझे बना लेना चाहिए। एक अलग ब्रांच है, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू है 8 और दूसरा कैपेसिटर है, इन दोनों के जो कॉम्बिनेशन से बना था उसकी वैल्यू है 4, ठीक है। सो ये हो गया हमारा थोड़ा सा सिंप्लीफाइड डायग्राम, ठीक है। ये कौन सा कैपेसिटर है, C1 के ही इक्वल है, ओके, ये C1 के ही इक्वल है। और अगर हम यहाँ देखते हैं ये C5 है, इसको हमने क्या नाम दिया है, CP" नाम दिया है, और ये कितना है, CP'। तो जो इनके नेम्स हैं वो एज इट इज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दिस इज C1, दिस इज C5, ये जो 8 वाला है, ये 4 हमने किसको नाम दिया था, CP', इसको हमने कहा था, और ये 8 कहाँ से आया था, दिस इज CP', ठीक है। सो ये हो गए। अब ये देखिए 1 और 8, आई गेस हमने कोई मिस्टेक नहीं की है कुछ भी लिखने में, ये 1 के इक्वल है, ये 8 के ही इक्वल आया है, ये 4 है और ये 8 है, ठीक है। अब ये 1 और 8 ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है आपस में, सीरीज में, और ये 8 और 4 ये कैसे कनेक्टेड है आपस में, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, ठीक है, और इन दोनों का भी इक्विवेलेंट हम निकाल लेते हैं। उसके बाद जो कॉम्बिनेशन होगा वो पैरेलल में होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते जाना है, काफ़ी थोड़ा लंबा होगा ये सॉल्व करने में। अब ये देखिए 1 और 8 अगर सीरीज में है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, 1/CS" मैं इसको कह देता हूँ, कुछ भी आप इसका नाम रख लें, ठीक है। 1 और 8 है तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहता है, 8 का रेसिप्रोकल 1/8, ठीक है। एलसीएम भी क्या बन जाएगा, 8, ऊपर आ जाएगा 8 + 1 यानी कि बनेगा 9/8, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट अभी देखो ये 9/8, लेकिन हमें रेसिप्रोकल भी करना होगा, CS" किसके इक्वल आ जाएगा, 8/9 माइक्रोफैराड। सब कुछ ये माइक्रोफैराड में ही चल रहा है, तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद ये दोनों भी हमें दिखाई दे रहा है कि सीरीज में ही कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या बोलें, 1/CS। अब यहाँ पर ट्रिपल डैश लगा दो, कुछ भी, 1/8 + 1/4। तो बस कैलकुलेशन का काम है, 8 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 8, है ना। अब यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 बन जाएगा, 4 2 8, ठीक है। सो ये हो जाएगा 3/8 के इक्वल, ओके। अगर हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल करेंगे तो CS ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा, 8/3 के इक्वल आ जाएगा। तो चलिए अब मुझे ये पता लग गया, अब एक और डायग्राम बना लेते हैं। दिस इज पॉइंट ए, ये मुझे जानना है कैपेसिटेंस C की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है 1 और 8 वो कितना आया, 8/9 के इक्वल आया। तो एक कैपेसिटर मैं यहाँ पर बना देता हूँ जिसकी वैल्यू है 8/9 के इक्वल, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आया 8/3, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैपेसिटर मैंने इसके पैरेलल में बना दिया जो है 8/3 के इक्वल, और ये हमारा पॉइंट बी बन गया, ठीक है। अब ये 8/9 और ये 8/3 ये दोनों कैपेसिटर्स मुझे पता है कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, राइट।
सो क्या बन जाएगा, देखो पैरेलल के अंदर ये CP, मैं इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहले हमने जो बोला था वो CP डैश ऐसा लिखा था, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन CP वो किसके इक्वल होगा, 8/9 प्लस 8/3। डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं पैरेलल के अंदर, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक है, तो ये रहेगा 8 एंड 3 3 ज़ा 9 होता है, तो 3 8 ज़ा 24 एंड 24 प्लस 8 विल बी 32/9, ओके राइट, 24 प्लस 8 विल बी 32/9, ये हमारा आ जाएगा कुछ इन दोनों का रिजल्टेंट CP। अब एक और पार्ट हमें देखो सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसको यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि जगह हमारे पास थोड़ी कम है। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 32/9 आ चुका है, तो मैं इस कैपेसिटर को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, जो रिजल्टेंट आया वही लिख देता हूँ यहाँ पर। ये कितना होगा, 32/9 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमारे फाइनली सिर्फ 2 कैपेसिटर्स बच गए हैं, और ये दोनों कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, देखने से पता लग रहा है, पॉइंट A और B के बीच में है, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन के अंदर, ये देखिए कि पॉइंट A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 1 माइक्रोफैराड, 1 के इक्वल वो आनी चाहिए। तो इस बार हमें ओवरऑल कैपेसिटेंस पहले से ही बता दी गई कि वो 1 के इक्वल होगी, ठीक है, 1 के इक्वल वो होगी, लेकिन हमें एक कैपेसिटर जो है वो उसकी कैपेसिटेंस मिसिंग है, तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमें पता है कि ओवरऑल कैपेसिटेंस जो होगी इन दोनों का जो रिजल्टेंट वो कितना आना चाहिए, 1 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, वो 1 के इक्वल आना चाहिए। और जब हमें 2 कैपेसिटर्स गिवन होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप कैसे कर सकते हो, C1 मल्टीप्लाइड बाय C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 आप ऐसे लिखोगे, उसको सॉल्व करोगे तो वही बनता है, ठीक है। सो 32/9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे C के साथ में, और नीचे हम क्या करेंगे 32, मैंने क्या लिख दिया, 39/2 लिख दिया, 32/9 हमें लिखना था यहाँ पर, 32/9, है ना, एंड दिस इज ऑल्सो 32/9 प्लस में क्या बन जाएगा C। सो ये जो रेशियो है, ठीक है, ये बनेगी हमारी ओवरऑल कैपेसिटेंस जो कि 1 आनी चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि उस तरफ तो सिर्फ देखो 1 ही है, तो मैं थोड़ा इरेज करूँगा यहीं पर, और यहाँ हम क्या लिख देंगे इस तरफ 32/9 प्लस में किसके इक्वल है, C, प्लस में C हो गए यहाँ पर, इज इक्वल टू 32/9 मल्टीप्लाई हो रहा है C के साथ में, यानी कि मल्टीप्लाई को हटाकर आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो 32/9 टाइम्स ऑफ C। अब ये जो C है वहां पर ले जाकर हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि -C कर दूंगा और यहां से मैं इसको इरेज कर सकता हूं, ठीक है। सो 32/9 C माइनस कर रहे हैं C, सो देखिए 9 तो एलसीएम हो जाएगा, एंड दिस इज 32 टाइम्स ऑफ C माइनस, अब हमने 9 अगर एलसीएम लिया तो क्या यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 9C, ठीक है। सो अगर 32 में से हम 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना होगा, इट विल बी 23, राइट, 23 होना चाहिए, 6 नो 22 होना चाहिए, 23 ही होना चाहिए, राइट, 23 आ जाएगा ये, एंड दिस इज 23C/9, सामने हमारे पास क्या है 32/9, सो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, कैपेसिटेंस C की जो वैल्यू है वो कुछ ऐसे आ रही है 32/23। सो भी देख लेना, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन हमने की है, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने इतनी बार इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल ली है, यहाँ पर हमने निकाला, ठीक है, ये दोनों पैरेलल में थे, ये दोनों सीरीज में थे, वेट, ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में थे, उनका जो कॉम्बिनेशन था वो इसके साथ में पैरेलल में है, ठीक है। फिर हमने दोबारा से सॉल्व किया है, ये और ये जो कॉम्बिनेशन आया था वो सीरीज के अंदर है, अब यहाँ पर भी वो सीरीज है, फिर उसको पैरेलल में, तो हो सकता है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं हुई है तो हमारा आंसर यही होना चाहिए 32/23 इस कैपेसिटर C की वैल्यू। तो तरीका हमारा देखो यही रहेगा, पॉइंट A और B के बीच में आपको ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या है वो पता है, तो इसको आपने कुछ भी करके इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, मतलब किसी को भी पहले कर रहे हो बाद में कर रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हमारा आंसर सेम आना चाहिए, ओके। चलिए लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
4, ऑलराइट, 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफेराड, ठीक है, सभी की वैल्यू सेम है 10 माइक्रोफेराड्स में, ईच आर कनेक्टेड विद ईच अदर, अब एक दूसरे से कनेक्ट किए गए हैं कुछ इस तरीके से जैसे इस फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर हमें गिवन है, ये फिगर गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। वैसे कैलकुलेट द टोटल कैपेसिटेंस हमें बतानी है बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी। तो ये देखिए ये मेरा पॉइंट ए है, ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली सी, और ये ओरिजिनल फिगर है, ये उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, अब ये इस फिगर में देखने से मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में है, पैरेलल में है। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब ये ना तो सीरीज में है ना ही ये पैरेलल में है, आप कुछ भी यहाँ पर गेस कर नहीं सकते, और ये एक्चुअल में है भी नहीं, ठीक है, ना ही तो ये सीरीज में ना ही ये पैरेलल में है। क्योंकि अब ये देखिए अगर मैं इस कैपेसिटर को देखूँ, ठीक है, तो इसकी जो एक प्लेट है ये इस पॉइंट पर जा रही है, पॉइंट डी पर, और इसकी एक प्लेट जो है वो पॉइंट ए पर जा रही है, ठीक है। अब आपको कोई भी दूसरा ऐसा कैपेसिटर नहीं मिलेगा जो पॉइंट ए और डी से ही कनेक्टेड हो, ऐसा नहीं मिलेगा। देखो ये कैपेसिटर अगर मैं देखता हूँ तो ये पॉइंट ए से कनेक्टेड तो है, लेकिन ये पॉइंट डी से नहीं है, ये पॉइंट बी पर आ गया, ठीक है। फिर ये जो कैपेसिटर है C3, अब इनको नाम जो है कैसे दिया गया है, देखो ये C1 के इक्वल है, ये C2 है, अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, दिस इज C3, ये जो मिडल में बना हुआ है, दिस इज C4 ये वाला, एंड दिस इज C5, ठीक है। इस तरह से नेमिंग दी हुई है। तो अब कोई भी कैपेसिटर, ठीक है, अब ये C3 को अगर आप देखेंगे तो वो पॉइंट B और D के बीच में आ रहा है, C2 को अगर आप देखोगे तो वो पॉइंट B और कहाँ आ रहा है, C के बीच में आ रहा है, C5 को देखेंगे तो D और C के बीच में आ रहा है। तो किन्हीं भी दो कैपेसिटर्स को आप उठाकर देख लो, उनके जो दो पॉइंट्स हैं वो कॉमन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम सिंप्लीफाई देखो ऐसे जरूर कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट A है, ठीक है, ये इन दोनों के बीच में है ना, C4 और C1 के बीच में है। तो देखो मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे किया, C4 और C, थोड़ा सा इसको टिल्ट करके हम बना रहे हैं, ये C4 और C1 है, और इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है यही पॉइंट मैंने क्या बनाया है, A, ठीक है, सही है। सिमिलरली देखिए ये अगर कैपेसिटर C5 है, ये अगर कैपेसिटर C2 है, ठीक है, ये दो कैपेसिटर्स के मिडल में एक पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है जिसको हमने क्या नाम दिया है, C का नाम दिया है, ठीक है। तो C5 और C2, ये देखिए C5 है और ये C2 है, तो इन दोनों कैपेसिटर्स के जो बीच में जो पॉइंट है, ठीक है, उस पॉइंट को हमने यहां पर भी क्या नाम दिया है, C का ही नाम दिया है, ठीक है। अब यहां पर देखिए C1 और C3 के बीच में जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है, पॉइंट B का हमने उसे नाम दिया। तो C1 को देखो कहां पर है, और C3 तो अभी मुझे बनाना पड़ेगा ना, लेकिन C1 और C2 पहले ये यहां से देख लो, C1 और C2 के बीच, अब ये इन दोनों के बीच में भी तो आ रहा है ना पॉइंट B, तो अगर ये C1 है ये C2 है, तो इनके बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको मैंने नाम दे दिया B, ठीक है। सिमिलरली ये C4 है और ये C5 है, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर्स को देखता हूं तो इनके बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको मैंने क्या नाम दे दिया, C4, और C5 के बीच में जो पॉइंट आ रहा है उसको मैंने नाम दिया D, ठीक है। और अब ये हो गया पॉइंट B और D, इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नाम क्या है, C3। सो अब ये हो गया हमारा सिंप्लीफाइड डायग्राम जो हमने यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में एज इट इज, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये देखिए इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चंस में आपने क्लास 10th में भी अगर रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, तो वहां पर एक होती है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अब उस कंडीशन में क्या होता है, अगर ये वाला जो वैल्यू है रेजिस्टर के केस में हम ऐसे पढ़ते थे कि यहाँ पर रेजिस्टर होगा, ये सभी रेजिस्टर्स ही होंगे ऑब्वियसली। तो अगर ये दोनों रेजिस्टर्स की जो रेशियो है, ठीक है, वो इन दोनों रेजिस्टर्स की रेशियो के इक्वल अगर है, तो ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इन दोनों के जो मिडल में जो पॉइंट्स आ रहे हैं ना, इन पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होता है, ठीक है। यानी कि इस पॉइंट पर B पर और पॉइंट D पर सेम पोटेंशियल होगा, और अगर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है तो वहां कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना। ये हम पहले पढ़ते हैं क्लास 10 के अंदर, हो सकता है आपने पढ़ा हो और हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, तो अगले चैप्टर में हम जब रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम व्हीटस्टोन ब्रिज को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी के लिए आप इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या यूज करने वाले हैं हम, व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। अब इस कंडीशन को यूज करे बिना इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये हमें करना जरूरी है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ये कहती है कि अगर ये
कैपेसिटर की वैल्यू, अब हम इसको कैपेसिटर के लिए बोल देते हैं, अगर इन दोनों कैपेसिटेंस की रेशियो, अब ये क्या है C1 और ये C4, अगर C1 अपॉन C4 इक्वल है, किसके इक्वल है, C2 अपॉन C5, C2 अपॉन C5, इस रेशियो के अगर इक्वल है तो ये कहता है कि इसका मीनिंग ये होगा कि पोटेंशियल एट B यानी कि VB विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट पॉइंट D, यानी कि VD के वो इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स पर सेम पोटेंशियल होगा। और अगर सेम पोटेंशियल है तो यहां पर चार्ज फ्लो नहीं करेगा, है ना। चार्ज कब फ्लो करता है, जब कोई पोटेंशियल में डिफरेंस हो, या तो वो हायर से लोअर या फिर वो लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो करेगा, है ना। अपने आप चार्ज कहाँ फ्लो करता है, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, राइट। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, दैट मीन्स इस कैपेसिटर का कोई काम ही नहीं है, ये यूजलेस है। अब ये देख लेते हैं कि ये कंडीशन यहाँ पर वैलिड है भी या फिर नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सभी कैपेसिटर्स की वैल्यू सेम है, सो दिस इज 10, दिस इज 10, दिस इज 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10, तो ये तो इक्वल होगा, और अगर ये इक्वल होगा तो इन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा, राइट। तो हम इस कैपेसिटर को, जो C3 वाला कैपेसिटर है, उसको भूल सकते हैं, उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब हमारा डायग्राम बिल्कुल देखो सिंपल रह जाएगा, क्या, ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है, इसके इधर एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट B था, ठीक है। अब इसके इधर एक कैपेसिटर बनाएंगे, ये हमारा पॉइंट D है। इन दोनों के बीच में कैपेसिटर C3 लगा हुआ था, लेकिन अब उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो वो हम बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। और यहाँ पर भी कैपेसिटर है। सो दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट, दिस पॉइंट वॉज D, नहीं दिस पॉइंट इज D एक्चुअली। सो ये पॉइंट क्या था, C, A, ये B, C और D, ठीक है। सो दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली C के इक्वल है ये। अब बीच वाला जो कैपेसिटर है वो आपको बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो अब हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि ये कैपेसिटर भी देखो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और ये भी 10 है, सभी 10 माइक्रोफेराड के इक्वल है। तो क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा है ही नहीं, बस हमें व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी हो सकता था कि इनकी वैल्यू कुछ और हो। अब मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ये ले सकते हैं हम, कि अगर ये होता 10 अपॉन, लेट्स से यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ वैल्यूज को, लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 20 एंड दिस इज 20 एंड दिस इज 40, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेशियो 10 अपॉन 20 क्या होगा, इज इक्वल टू होगा 20 अपॉन 40 के, क्योंकि ये भी इसका डबल है और ये भी इसका डबल है, मतलब 10/20 क्या होगा 1/2, 20/40 भी किसके इक्वल होगा 1/2। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर तो ठीक है सारे कैपेसिटर्स सेम वैल्यू के हैं, लेकिन अगर वो अलग वैल्यू के भी हैं तब भी व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन जो वो लग जाती है, ठीक है। बस हमें रेशियो देखनी होती है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सो अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू डिफरेंट है तब भी ऐसा हो सकता है कि वो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, ठीक है। तो हमें ध्यान से देखना है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में सभी की वैल्यू सेम है, यानी कि 10 माइक्रोफेराड के ही इक्वल वो है, ठीक है। सो ऑल कैपेसिटर्स आर इक्वल टू 10। अब ये देखो जब 10 और 10 सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या बन जाएगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 10, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दो कैपेसिटर्स के लिए आप डायरेक्टली लगा सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया CS, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, और इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन भी वही बनेगा क्योंकि वैल्यूज तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। सो 10 इंटू 10 इज 100 एंड 10 प्लस 10 इज 20। सो ये कितना आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। सो यानी कि 10 और 10 का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो कम हो जाता है, वैसे भी सीरीज में देखो कम होता है, और वो कितना हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। सो ये दो कैपेसिटर्स बन जाएंगे। अब ये सिर्फ एक कैपेसिटर रह गया है और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर रह गया है, ठीक है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट C, ये भी 5 के इक्वल है, ये भी 5 के इक्वल है। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है। अगर हम पॉइंट A और C के हिसाब से देखते हैं तो ये पैरेलल में है, ठीक है। और पैरेलल में हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 5 प्लस 5। सो आपका आंसर भी इस क्वेश्चन में 10 ही आ जाएगा, ठीक है। सभी कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफेराड के हैं, ओवरऑल कैपेसिटेंस भी 10 माइक्रोफेराड ही यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सो सिंपल क्वेश्चन था व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर बेस्ड। नाउ वी विल सी लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q
अब ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है एज शोन इन फिगर। गिवन जो जहां जहां पर आपको C मिलेगा ना देखने को, वहां पर वैल्यू होगी 18 माइक्रोफेराड, ठीक है, और जहां जहां पर C1 लिखा हुआ है वहां पर आपको समझना है 12 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो ये 2 ही वैल्यूज मिलेंगी आपको, C, ठीक है, ये भी सभी वैल्यूज C के इक्वल है। यहां पर ये देखिए C1 सिर्फ 2 जगह पर C1 है, बाकी सब जगह पर इस डायग्राम के अंदर कैपेसिटेंस क्या है, C, यानी कि 18 माइक्रोफेराड, ठीक है। अब काफी ऐसे लेंथी सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको देखिए स्टार्टिंग से ही देखकर चलना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कहां से सॉल्व, यहां से सॉल्व करना स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। हम जहां पर आपको सबसे पहले नजर आ रहा है, यहां नजर आ रहा है कि ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक ये एक ब्रांच बनती है और ये दोनों सीरीज में है, ठीक है, और दोनों की वैल्यू भी सेम है। देखो ये भी C और ये भी C के इक्वल है। तो जब सेम वैल्यू होती है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, हाफ हो जाती है, यानी कि C/2, ठीक है। सो मैं क्या करता हूं, यहां पर बना देता हूं, इन दोनों कैपेसिटेंस को भूल जाओ, एक कैपेसिटर यहां पर होना चाहिए जिसकी वैल्यू क्या होगी, C/2, ठीक है, और ये जो कैपेसिटर आप देख पा रहे हो इसकी वैल्यू क्या है, C के इक्वल है। ये C/2 और ये C, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। पैरेलल में आप कैपेसिटेंस को ऐड कर सकते हो, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हैं, तो C प्लस C/2 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 3/2 टाइम्स ऑफ C, ठीक है। सो ये जो पार्ट है वो कैसा दिखाई देगा, अब इस पार्ट को देखिए, ये पॉइंट F था ना, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है पॉइंट B, ठीक है। सो F और B अभी हम इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही देख रहे हैं। पहले हमने देखा ये दोनों सीरीज में है, सो वहां से बना C/2, और ये C/2 और ये जो C है वो आपस में मुझे दिखाई दिए वो पैरेलल में है। सो F और B के बीच में जो कैपेसिटेंस अब बचा है वो सिर्फ एक ही बनेगा, और वो कितना होगा, 3C/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट F और B के बीच में। अब इस पॉइंट से इधर एक कैपेसिटर बना हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है, C के इक्वल है, ठीक है, और यहां पर कौन सा पॉइंट आ जाता है, पॉइंट A, ऑलराइट। और पॉइंट A और B के बीच में मुझे सिर्फ एक कैपेसिटर बनाना है यहां पर, जिसकी वैल्यू क्या है, C1 के इक्वल होगी, ठीक है। C1 की वैल्यू मुझे गिवन है 12 माइक्रोफेराड है, ठीक है। सो अब ये देखिए 3C/2 और ये C, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर हम इनको देखें इन दोनों को, ठीक है, तो ये आपस में सीरीज में है, और इसके साथ में C1 के साथ में ये पैरेलल में होंगे। तो इस तरह से हमें 1 बाय 1 सॉल्व करते हुए जाना है। अब ये सीरीज में है, अब वैल्यू को यूज ही कर लेते हैं इससे अच्छा। ये देखो C है एंड दिस इज 3C/2, C की वैल्यू कितनी है, 18। तो अगर मैं यहाँ पर 18 लिखता हूँ तो 18/2 विल बी 9 एंड 9 3 विल बी 27, है ना। सो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, ये 3C/2 सॉल्व करने पर 27 आएगा, और ये तो है ही C के इक्वल, यानी कि ये 18 हो जाएगा, ठीक है। 18 और 27 को अगर आप सॉल्व करें, मतलब ये आपस में सीरीज में है, ठीक है, सीरीज में हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 18 मल्टीप्लाइड बाय 27 अपॉन में होगा 18 प्लस 27। सो दिस विल बिकम, देखिए 18 मल्टीप्लाइड बाय 27, अब नीचे दोनों का सम है तो वो क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 18 प्लस 27, ठीक है। तो 9 2 ज़ा 18 होता है, 9 5 ज़ा 45 हो जाता है। सो 27 2 ज़ा इज 54 अपॉन 5 के ये इक्वल आ जाएगा, यानी कि 18 और ये जो कैपेसिटेंस है 27, इनका सीरीज कॉम्बिनेशन अब क्या बन रहा है, 54/5। अब यहाँ पर आपको रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल करने के बाद ही आता है। जब हम दो कैपेसिटर को सीरीज में ऐसे लिखते हैं 1/CS इज 1/C1 प्लस 1/C2, तो एलसीएम लेने पर क्या बनता है, देखो C1 इंटू C2 और ऊपर होता है C1 प्लस C2। तो जब हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, इधर भी हमने CS कर दिया, तभी तो बनता है C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2, राइट। तो यही फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। जब दो कैपेसिटर्स हैं तो आप उनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो और नीचे क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। सो यहाँ पर बन गया 54/5, ये एक कैपेसिटर बन जाएगा जो C1 के साथ में कैसे कनेक्टेड होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर C1 का यूज आएगा। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं 54/5 को। C1 की वैल्यू देखिए कितनी है, 12 के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा क्योंकि अब मुझे ये दो कैपेसिटर दिखाने की जरूरत नहीं है ना, इसकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक कैपेसिटर दिखाऊंगा जिसकी वैल्यू 54/5 होगी, ओके।
सो अब इसको मैं डायरेक्टली कनेक्ट कर देता हूँ और ये कैपेसिटर मैंने बना दिया 54/5 जो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना है और ये है 12। अब ये आपस में मुझे पता है पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में मैं डायरेक्टली ऐड कर सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा, देखो कैपेसिटेंस दोनों का सम 54/5 प्लस मुझे यहाँ पर करना होगा 12, एलसीएम 5 ही रहेगा, ऊपर 54 आ जाएगा, ठीक है, और 12 5 का कितना हो जाता है 60, सो 60 प्लस 54 ये कितना हो जाएगा 114/5। ऑल राइट, सो अभी तक देखिए हमने कितना पार्ट सॉल्व कर लिया है, हमने इतने पार्ट को जो है सॉल्व कर लिया है, ठीक है। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ये दोनों सीरीज में है, वो इसके साथ में पैरेलल में था, ठीक है। अब वो पैरेलल में भी हमने सॉल्व कर लिया, तो बना जो भी वो वैल्यू बनी उसको हमने इसके साथ में ऐड किया सीरीज में, ठीक है, और फिर हमने इसके साथ में उसको पैरेलल में देख लिया, ठीक है। सो अब इतना पार्ट मैं हटा कर क्या कर सकता हूँ, सिर्फ एक कैपेसिटर बना सकता हूँ जिसकी वैल्यू होगी 114/5, ठीक है। इतने पार्ट को मुझे अब बनाने की जरूरत नहीं है, इसकी जगह पर सिर्फ एक कैपेसिटर बनेगा 114/5। अब वो जो कैपेसिटर होगा वो इसके साथ में सीरीज में होगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, अब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा वो पैरेलल में हो जाएगा एंड सो ऑन। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व ही करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी जाएगी, बट आप इवेंचुअली इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। वैल्यूज सभी अलग अलग नहीं है, सिर्फ दो जगह पर आपको C1 देखने को मिल रहा है, C1 यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी सब जगह पर सेम कैपेसिटेंस है C, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी है 18 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से एंड आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, जो भी हमारी P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होनी चाहिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर जो है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए आप ट्राई कर सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बस कैलकुलेटिव है थोड़ा सा ज्यादा, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आना चाहिए 11 माइक्रोफेराड के इक्वल आना चाहिए इस क्वेश्चन का आंसर। आप फिगर को बना सकते हैं, ठीक है, और सॉल्व करना स्टार्ट करें। एक साइड से हम यहाँ से शुरू कर देंगे और इसको सॉल्व करते चलेंगे, तो सिंप्लीफाई होता जाएगा, आंसर 11 माइक्रोफेराड बन जाएगा। चाहे तो आप फ्रैक्शन में भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर फ्रैक्शन नहीं रखना है तो उसको डेसिमल में यूज कर लें। अप्रोक्सीमेटली आपका देखो 11 माइक्रोफेराड आना चाहिए, अगर आपका 10.8 आ गया है तब भी ठीक है, ठीक है, फिर 11.21 कुछ भी इस तरह से आ रहा है, 11 माइक्रोफेराड के अप्रॉक्स आपका आंसर इस क्वेश्चन में आना चाहिए, पॉइंट P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में कैसे क्वेश्चंस देखे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जहां पर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, ज्यादातर क्वेश्चंस हमने वही किए हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के ऊपर इतने क्वेश्चंस नहीं किए थे, वहां पर हम सिंपली वो कर रहे थे कि कितना चार्ज बैटरी से निकलेगा, यहाँ पर कितना चार्ज होगा, वहां पर कितना चार्ज होगा, इस तरह से, मतलब चार्ज के बारे में हम ज्यादा देख रहे थे। बट आज के लेक्चर में हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कवर किया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर कैपेसिटेंस आई गेस, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का टॉपिक हम यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि कैपेसिटर कितनी एनर्जी एक्चुअल में स्टोर करता है और किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। ऑल राइट, सो कीप वॉचिंग आवर लेक्चर्स एंड थैंक यू।